अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सिस्टमिक रूट के बारे में। सिस्टमिक का मतलब मैंने क्या बताया था, यहाँ पहले ड्रग कहाँ पहुंचेगी, ब्लड में पहुंचेगी और फिर ब्लड के थ्रू पहुंचेगी साइट ऑफ एक्शन पे, उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक रूट। तो जो सिस्टमिक रूट होता है वहाँ पर ड्रग पहले ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरी बॉडी के लिए, इंक्लूडिंग साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर उसकी साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पर भी थ्रू सर्कुलेशन। तो इसका जो फर्स्ट है वो होता है एंटरनल और जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है पेरेंटरल। तो सबसे पहले हम एंटरल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड में इंटेस्टाइन के थ्रू। तो इसका फर्स्ट जो है वो है ओरल रूट। ओरल रूट जो है ये ओल्डेस्ट और कॉमनेस्ट मोड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन यूज़ करी जाती हैं वो ओरल रूट के थ्रू ही करी जाती हैं। सबसे ज़्यादा कैप्सूल बनते हैं, सबसे ज़्यादा टैबलेट बनती हैं, और टैबलेट और कैप्सूल को किसके थ्रू लेते हैं, माउथ के थ्रू ही तो लेते हैं, ओरली ही तो लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है। और पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से जब भी प्लांट वाले भी ड्रग्स खाते थे तो वो भी तो ओरली ही खाते थे, तो इसीलिए ये ओल्डेस्ट भी है। तो ये ओल्डेस्ट और कॉमनेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सेफर है। सेफर क्यों है, जैसे हमने खाया और जब भी हमें लगता है कि टॉक्सिसिटी होने वाली है हम वॉमिटिंग करवा के निकलवा देते हैं ड्रग को, तो ये सेफर भी होता है, ज़्यादा कन्वीनियंट भी है, क्योंकि हर कोई खा सकता है माउथ के थ्रू ड्रग को। यहाँ पर हमें किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर हमें इंजेक्शन लगवाना होता है तो हमें किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर हमें किसी भी असिस्टेंट की नीड नहीं पड़ेगी, अपने आप ही खा सकते हैं। नॉन इन्वेजिव है ये। नॉन इन्वेजिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमें प्रिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को निडल विडल चुभाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये पेनलेस भी है। इसके बाद में है कि जो ड्रग है यहाँ पर उसको स्टेराइल होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितने भी इंजेक्शंस होते हैं उनको स्टेराइल करने की ज़रूरत होती है, जितने भी पेरेंटल फॉर्मुलेशन होते हैं उनको स्टेराइल करने की ज़रूरत होती है, पर जो ओरल ड्रग्स होते हैं उनको स्टेराइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और स्टेरलाइजेशन में बहुत पैसा जाता है, तो ये वाला पैसा बच जाता है क्योंकि स्टेराइल करना ही नहीं है। तो इसीलिए ये कैसा मेथड होता है, चीपर मेथड होता है। दोनों ही सॉलिड डोसेज फॉर्म भी ली जा सकती हैं और लिक्विड डोसेज फॉर्म भी ली जा सकती हैं ओरल रूट के थ्रू। जो ओरल रूट होता है वो भी कई सारी ड्रग्स के लिए नहीं सुइटेबल होता है। जैसे कौन कौन सी ड्रग्स के लिए सुइटेबल नहीं होता है, तो फर्स्ट है अनपैलेटेबल ड्रग्स, जिनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, जो टेस्ट में ठीक नहीं होती हैं, कड़वी होती हैं, उन ड्रग्स को हम नहीं ले सकते हैं ओरली। जैसे पैराल्डिहाइड जो होता है वो बहुत कड़वा होता है, तो उसको ओरली रूट के थ्रू नहीं ले सकते हैं। बहुत सारी ड्रग जो इरिटेबल ड्रग्स होती हैं, जो वॉमिटिंग कॉज कर देती हैं, उन ड्रग्स को हम नहीं ले सकते हैं ओरली। नेक्स्ट है कि जो ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाती हैं डाइजेस्टिव जूस से। डाइजेस्टिव जूस का मतलब क्या है, जो HCl सिक्रीट हो रहा है स्टमक में, उससे बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, तो इन वाले ड्रग्स को हम नहीं ले सकते हैं ओरली। जिन ड्रग का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उनको भी नहीं हम लेते हैं इस रूट के थ्रू। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये वाले ड्रग स्टमक में जाएंगे, इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहां से एब्जॉर्ब होंगे, वहां से पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जाएंगे, लिवर में जाके अगर उनका बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म है तो भी नहीं हम लेंगे, उसको भी हम IV के थ्रू ही लेते हैं। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन होता है, इसको भी नहीं हम लेते हैं ओरली, इसके भी हम इंजेक्शन ही लगाते हैं या फिर सबलिंगुअल लेते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रग जो एब्जॉर्ब्ड ही नहीं होती हैं ओरली, जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, तो इनको भी हम नहीं लेते हैं ओरली, इनका भी सीधा इंजेक्शन ही लगवाते हैं। नेक्स्ट रूट है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल हम किसको बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हमें टंग के नीचे रखना है मेडिसिन को, इसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल। और एक और रूट होता है बक्कल। बक्कल हम किसको बोलते हैं, जब हम चीक्स के और टीथ के बीच में यहाँ पर मेडिसिन को रखते हैं, इस रूट को हम बोलते हैं बक्कल रूट। तो सबलिंगुअल के बारे में बात करते हैं। सबलिंगुअल जो होता है वहाँ पर ड्रग को प्लेस कर लेते हैं चीक्स और गम के बीच में। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन के बहुत सारे टैबलेट आते हैं सबलिंगुअल ही लेने के लिए। जो भी नॉन इरिटेटिंग और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनको हम एडमिनिस्टर करा सकते हैं यहाँ पर। और जो भी सबलिंगुअल्स होते हैं वहाँ पर लिवर बाईपास हो जाता है, क्योंकि सबलिंगुअल में, क्योंकि हमारे चीक्स में बहुत सारे वेन्स होते हैं, तो यहाँ से सीधा ड्रग चला जाता है वेन्स के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पर लिवर बाईपास हो जाता है। नेक्स्ट है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रिलेटिवली रैपिड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ड्रग सीधा का सीधा यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ पर भी आपने देखा होगा टंग के नीचे कितने सारे वेन्स होते हैं, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों ही जगह से जो ड्रग है वो डायरेक्टली चला जाता है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू डायरेक्ट चला जाएगा साइट ऑफ एक्शन पे।
तो इसीलिए इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, रैपिड होता है, और जो एक्शन है वो हमें इवन मिनट्स में ही मिल सकता है। जो चीफ एडवांटेज है सबलिंगुअल रूट का वो है कि यहाँ पर लिवर बाईपास हो जाता है, तो ड्रग जिनकी बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है उनको हम इन दोनों रूट्स के थ्रू दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेक्टल रूट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेक्टम में इंट्रोड्यूस करा देते हैं ड्रग्स को, जैसे कि सपोजिटरी या इनेमा की फॉर्म में, जो कि रेक्टम में लेने पड़ते हैं, जैसे डायाजिपाम और इंडोमिथासिन, इनका हम एडमिनिस्टर करा सकते हैं रेक्टल रूट के थ्रू। ये जो रेक्टल रूट होता है ये यूज हो सकता है पेशेंट में जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है या जो बेहोश भी हैं, तो ऐसे वाले पेशेंट को हम रेक्टल रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं ड्रग्स का। जो रेक्टल रूट है वो इनकन्वीनियंट है। इनकन्वीनियंट क्यों है, क्योंकि हर पेशेंट इसको नहीं यूज करना चाहता। ये एम्ब्रेसिंग भी है, तो क्योंकि पेशेंट यूज नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है एम्ब्रेसिंग। उसके बाद में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी इसका स्लोअर होता है, इरेग्युलर होता है और अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होना है तो वो ऐसे फिक्स नहीं होता हर पेशेंट का कि इसका इतना ही एब्जॉर्प्शन होगा, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल भी होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रांसडर्मल के बारे में। ट्रांसडर्मल को हम कुटेनियस रूट भी बोलते हैं। तो जो कुटेनियस रूट होता है वहाँ पर हम हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं उनको अप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स क्यों चाहिए होती हैं, क्योंकि स्किन जो है वहाँ पे जो सेल है वो किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की जो बनी हुई है, तो सेल के थ्रू ना डायरेक्टली, जैसे यहाँ पर ये सेल है, जब भी हमने यहाँ पर ऊपर कोई ड्रग अप्लाई किया तो ये ड्रग है ना डायरेक्टली इन सेल के थ्रू डिफ्यूज आउट हो जाता है। और डिफ्यूज आउट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये वाली जो लेयर है ये भी लिपिड की है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की है ना, और यहाँ पर भी जो हमने ड्रग अप्लाई करी है वो भी कैसी नेचर की है, लिपिड नेचर की है, तो इसीलिए ये डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। तो जितनी भी हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं स्किन के ऊपर लगा के, स्लो और प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि स्लो होता है यहाँ से एब्जॉर्प्शन, लेकिन अगर स्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा ना उसको एब्जॉर्ब होने के लिए। यहाँ पर भी लिवर जो है वो बाईपास हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रांसडर्मल पैचेस के बारे में। तो ट्रांसडर्मल पैचेस जैसे मैं आपको बता रही थी, जो हम बैंडेज लगाते हैं वो भी ट्रांसडर्मल पैचेस ही होते हैं। जैसे यहाँ पर ये समझो बैंडेज ही है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ये वाला जो पार्ट है बीच वाला ये है ड्रग रिजर्वायर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ड्रग को फिल कर देते हैं, और ये जो नीचे वाला है ये वाला पार्ट, यहाँ पर होते हैं बहुत सारे होल। इन होल के थ्रू ही ड्रग जो है वो बाहर निकल के आता है। और यहाँ पर ये जो ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे आउटर कवरिंग होती है। यहाँ पर ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके नीचे एक एडहेसिव लेयर भी लगा देते हैं। एडहेसिव लेयर का मतलब क्या होता है, ताकि वो चिपक जाए। जो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं वो एडहेसिव पैचेस होते हैं। एडहेसिव पैचेस मतलब जो आपकी स्किन से चिपक जाए, ऐसे एडहेसिव पैचेस होते हैं, बहुत सारी शेप और बहुत सारे साइज के। ये डिलीवर करते हैं ड्रग को कांस्टेंट रेट पर। कांस्टेंट रेट पर मतलब यहाँ पर हम जो पोर बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं कि एक डेफिनेट कांस्टेंट ही बाहर निकल सके ड्रग्स का। तो यहाँ पर कांस्टेंट रेट पर ड्रग डिलीवर होता रहता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ब्लड। जहाँ पर भी सिस्टमिक सर्कुलेशन मिले आप वहाँ पर ब्लड समझो। तो कांस्टेंट रेट पर ड्रग डिलीवर होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू। जो हमारा स्किन होता है उसका जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको ही हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। जैसे 5 लेयर होते हैं ना स्किन के, उसमें से जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वही स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। तो हम जो भी पैच लगाएंगे वो स्ट्रेटम कॉर्नियम पे ही लगाएंगे ना, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू ही ड्रग डिलीवर होता है ब्लड के अंदर। जो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं जीटीएन के, जीटीएन का मतलब होता है ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, ये भी नाइट्रोग्लिसरिन की कैटेगरी का ही ड्रग होता है। फेंटेनिल, निकोटीन और एस्ट्राडायोल, इनके जो ट्रांसडर्मल पैचेस हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, और ये डिजाइन करे जाते हैं एक्शन देने के लिए 1 से 7 दिन तक। मतलब अगर आप एक दिन ये पैच लगा लोगे और वो 7 डेज वाला पैच है अगर, तो वो 7 दिन तक धीरे धीरे यहाँ से जो रिजर्वायर है यहाँ से धीरे धीरे ड्रग को बाहर निकालता रहता है और पेशेंट को इफेक्ट मिलता रहता है। तो उसको एक दिन बस ये पैच लगाना है और 7 दिन तक भूल जाना है उसको, कुछ ना उसको कोई दोबारा पैच लगाना है ना उसको दोबारा मेडिसिन लेनी है। तो इसीलिए ये थोड़ा अच्छा होता है। यहाँ पर पेशेंट कंप्लायंस बेटर होती है। क्यों होती है पेशेंट कंप्लायंस? पेशेंट कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, पेशेंट कितना फॉलो कर रहा है अपने मेडिकेशन को। तो यहाँ पर वो फॉलो कर ही लेगा, उसको 7 दिन में एक पैच लगाना है बस। तो इसीलिए यहाँ पर पेशेंट कंप्लायंस बेटर होता है। नेक्स्ट रूट आता है इनहेलेशनल रूट।
तो इनहेलेशनल का मतलब क्या होता है, जितनी भी गैस फॉर्म वाली ड्रग्स होती हैं उनको हम इनहेलेशनल रूट के थ्रू लेते हैं, जैसे जनरल एनास्थेटिक हो गया। एब्जॉर्प्शन जो होता है यहाँ पर वो कहाँ से होता है, एल्वियोलाई से। जो लंग्स में एल्वियोलाई होता है सबसे छोटा यूनिट, वहां से एब्जॉर्प्शन होता है। जो एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। यहाँ पर भी जो इरिटेंट वेपर्स होते हैं जैसे कि ईथर, वो क्या कर देते हैं, इन्फ्लामेशन कर देते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में और इंक्रीज कर देते हैं सिक्रीशन, क्योंकि ये इरिटेंट वेपर्स है ना, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंट्रानेजल। इंट्रानेजल का मतलब क्या हुआ, नेजल का मतलब होता है नोज और इंट्रा का मतलब होता है अंदर। तो नोज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं उसको बोलते हैं इंट्रानेजल। तो यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज की, वहां से हम ड्रग का एब्जॉर्प्शन कराते हैं और यहाँ से भी फास्ट होता है एब्जॉर्प्शन ड्रग का। डाइजेस्टिव जूस जो है वो और लिवर दोनों ही बाईपास हो जाते हैं। तो जो भी ड्रग डाइजेस्टिव जूस की वजह से खराब हो सकती हैं या जो भी लिवर के मेटाबॉलिज्म के थ्रू खराब हो सकती हैं, उन ड्रग्स को हम इंट्रानेजल के थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें होंगी ही नहीं तो ड्रग मेटाबोलाइज भी नहीं होगा, वो खराब भी नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे पेरेंट्रल रूट। तो पेरेंट्रल जैसे हम बात कर चुके हैं, पेरेंट्रल का मतलब क्या होता है, जो इंटेस्टाइन होता है वहां पर ड्रग पहुंचती ही नहीं है यहाँ से। तो यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं इंजेक्शन के थ्रू, जिसकी वजह से जो ड्रग है वो डायरेक्टली पहुंचती है टिश्यू फ्लूइड में और ब्लड में, बिना क्रॉस करे हुए इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को। यहाँ पर जो ड्रग का एक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। जो पेरेंट्रल रूट होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं, इवन अगर पेशेंट बेहोश है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर अनकोऑपरेटिव है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर पेशेंट को वॉमिटिंग भी आ रही है तो भी हम इस रूट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चांस नहीं होता इंटरफेरेंस का फूड के साथ में या डाइजेस्टिव जूस के साथ में या लिवर में जो मेटाबॉलिज्म हो रही है उसका। क्यों नहीं होता, क्योंकि ड्रग डायरेक्टली ब्लड में दे रहे हैं हम, तो वो जा ही नहीं रहा इंटेस्टाइन या स्टमक में, तो फूड के साथ कैसे इंटरेक्शन होगी, वो जा ही नहीं रहा है स्टमक में, तो डाइजेस्टिव जूस के साथ कैसे इंटरेक्शन होगी। और वो अगर इन दोनों जगह पे नहीं जा रहा है मतलब वो लिवर में भी नहीं जा रहा है, लिवर में भी नहीं जा रहा है तो वहां पर भी कैसे मेटाबॉलिज्म के साथ में इंटरफेरेंस होगा। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ों के साथ में ड्रग के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम डिसएडवांटेज देखें पेरेंट्रल रूट के तो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्योंकि ड्रग जो है वो या तो मसल्स में जा रही है सीधा, या सीधा ब्लड में जा रही है, या सीधा स्किन में जा रही है, तो सबसे पहले तो ड्रग जो है उसको स्टेराइल होना पड़ेगा। तो स्टेराइल होने का मतलब क्या है कि इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टेरलाइजेशन में बहुत सारे पैसे लगते हैं, इसीलिए ड्रग का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा इंजेक्शंस जो होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू टैबलेट और कैप्सूल। पेरेंट्रल प्रिपरेशन जो होती हैं वो ज़्यादा कॉस्टलियर होती हैं। टेक्निक जो होती है इंजेक्शन की वो इन्वेजिव होती है। इन्वेजिव का मतलब क्या होता है, प्रिक करती है जो भी पेशेंट होते हैं उनकी स्किन को, उनके स्किन के अंदर चुभाया जाता है निडल को, तो ये इन्वेजिव होती है और इसीलिए पेनफुल भी होती है, क्योंकि अगर निडल चुभाएंगे तो पेनफुल तो होएगी ही। जो पेरेंट्रल रूट है वहां पर हमें एक दूसरे पर्सन की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि दूसरा पर्सन ही इंजेक्शन लगाएगा। और नेक्स्ट है कि यहाँ पर चांसेस होते हैं लोकल टिश्यू इंजरी के, क्योंकि बहुत सारे अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, उसने अगर इंजेक्शन लगा दिया तुम्हारे तो टिश्यू इंजरी हो जाएगी ना, तो यहाँ पर टिश्यू इंजरी के भी चांसेस होते हैं। जो पेरेंट्रल रूट है वो ज़्यादा रिस्की होता है एज कम्पेयर टू ओरल। क्यों होता है, क्योंकि अगर हमने एक बार पेरेंट्रल रूट से इंजेक्शन लगा दिया आईवी के थ्रू, वो सीधा ब्लड में पहुँच गया, अगर तो टॉक्सिसिटी होने लगी पेशेंट को या उसको एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा होने लगे या उसको एलर्जी हो गई आपकी मेडिसिन की वजह से, तो आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे अगर ओरल रूट है उसमें हम क्या करवा सकते हैं, वॉमिटिंग करवा सकते हैं पेशेंट को, और अगर वॉमिटिंग भी नहीं हो रही है, उसको इंटेस्टाइन तक पहुंच गई अगर ड्रग, तो हम क्या करा सकते हैं, उसको डायरिया करा सकते हैं। तो ड्रग डायरिया के थ्रू या तो बाहर निकल सकती है या वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकल सकती है, लेकिन अगर पेरेंट्रल रूट के थ्रू एक बार ब्लड में पहुंच गई तो वहां से बाहर नहीं निकल सकती ड्रग। तो इसीलिए ये ज्यादा रिस्की होता है ओरल रूट से। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मोस्टली 4 तरह के होते हैं जो पेरेंट्रल रूट होते हैं। सबसे पहले ये इंट्रामस्कुलर रूट है। इंट्रामस्कुलर का मतलब क्या होता है, सीधा हमें मसल्स में लगाना होता है, और मसल्स बहुत नीचे होती है ना, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंजेक्शन है उसको 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा, एकदम ऐसे सीधा रखना पड़ता है ड्रग को, और बहुत अंदर तक उसको प्रिक करना पड़ता है, बहुत अंदर से चुभाना पड़ता है, तब उसको हम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। नेक्स्ट आता है सबक्यूटेनियस। जो सबक्यूटेनियस होता है वहाँ पर हमें जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है स्किन की, वहाँ
यहाँ पर हमें इंजेक्शन देना होता है, तो इसको हम 45 डिग्री एंगल 45 का बन गया। नेक्स्ट आता है इंट्रावेनस। जो इंट्रावेनस रूट होता है उसको हम देते हैं डायरेक्टली वेन के अंदर, और वेन के अंदर जब हम देते हैं तो हमें जो एंगल है वो 25 डिग्री रखना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इंट्राडर्मल। जो इंट्राडर्मल होता है वो हम स्किन के सबसे ऊपर वाले लेयर में देते हैं, इसीलिए हमें जो एंगल है वो काफ़ी कम रखना पड़ता है, तो ये 10 से 15 डिग्री पर देते हैं हम इंट्राडर्मल को। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस लेयर जो होता है वहाँ पर हम जो ड्रग है उसको कहाँ पर इंजेक्ट कराते हैं, लूज सबक्यूटेनियस टिश्यूज में। और ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो लूज सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं वहाँ पर रिच सप्लाई होती है नर्व्स की, और नर्व्स की अगर रिच सप्लाई है इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर पेन ज़्यादा होगा, पेशेंट को पेन ज़्यादा होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये लेस वास्कुलर होता है। लेस वास्कुलर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम होती है, और जो ड्रग है वो उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा एक्शन देने के लिए, ब्लड के अंदर ही जाना पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ पर ब्लड ज़्यादा होता ही नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पर स्लो। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पर वास्कुलरिटी कम होती है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, और ज़्यादा सप्लाई होती है नर्व्स की, तो यहाँ पर पेन ज़्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन कम होगा। इसीलिए जो सबक्यूटेनियस रूट होता है पेरेंटरल रूट के अंदर उसको हम सबसे कम प्रेफर करते हैं। ये जो रूट है ये अवॉइड करा जाता है शॉक पेशेंट में। क्यों करा जाता है शॉक पेशेंट में, क्योंकि ये जो सबक्यूटेनियस रूट है वहां से ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर वास्कुलरिटी कम है। और जो शॉक पेशेंट होते हैं वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं, मतलब उनके जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं। तो एक तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्लड का कम फ्लो है, ऊपर से जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए हैं, उनका भी साइज कम हो गया है, तो यहाँ पे और कम हो गया ब्लड। इस वजह से यहाँ पर फिर जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इसीलिए हमें जितने भी शॉक पेशेंट होते हैं उनको हमें नहीं देनी है ड्रग सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू। फॉर्म्स जो होते हैं सबक्यूटेनियस रूट के वो ये होते हैं, डर्मोजेट होता है, पैलेट इम्प्लांटेशन होता है, और सियालिस्टिक का मतलब होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स और बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स। तो ये इसके फॉर्म होते हैं। इन फॉर्म में हम सबक्यूटेनियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मतलब हमें मसल्स के अंदर लगाना है इंजेक्शन। तो जो मसल्स होते हैं वो हम कौन सी चूज करते हैं, लार्ज स्केलेटल मसल्स के अंदर लगाते हैं, जैसे डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस और रेक्टस फेमोरिस। तो ये वाले मसल्स के अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं। जो मसल्स होती हैं यहाँ पर वहाँ पे लेस रिची सप्लाइड होते हैं सेंसरी नर्व से। सेंसरी नर्व्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पेन कम होगा, इसीलिए हम यहाँ पे जो माइल्ड इरिटेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पेन कम होगा, यहाँ पे सेंसरी नर्व्स जो है वो बहुत कम है, तो हमें सेंस होगी ही नहीं किसी चीज की, तो इसीलिए जो माइल्ड इरिटेंट होते हैं उनको भी हम इंजेक्ट करा सकते हैं, क्योंकि इरिटेशन होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम सप्लाई होती है सेंसरी नर्व्स की। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो ये ज्यादा वास्कुलर होते हैं। ज्यादा वास्कुलर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। तो आप याद रख लेना जो सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर है वो दोनों जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। ये कम पेनफुल होता है। क्यों होता है कम पेनफुल, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम सप्लाई होती है सेंसरी नर्व की, तो सेंस होगा ही नहीं पेन का। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंट्रावेनस रूट। जो इंट्रावेनस रूट होता है वहां पर हम ड्रग को इंजेक्ट कराते हैं एज बोलस और एज इन्फ्यूज्ड। इन दोनों का मतलब क्या होता है, जैसे हम इंजेक्शन को लेके अगर एक ही बार में हमने इंजेक्शन के अंदर मेडिसिन को भर लिया और इसको डायरेक्टली इंजेक्ट करा दिया एक ही बार में, इसको हम बोलते हैं एज बोलस। और इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे बॉटल होते हैं ना बहुत सारे, उनको हम लटका देते हैं ऐसे, और यहाँ से एक ऐसे लंबा सा डोरी जाता है और वो पेशेंट के जाके प्रिक कर देते हैं, और यहाँ से धीरे धीरे स्लोली ड्रग खाली होती रहती है। 6 घंटे 8 घंटे में जाकर जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर होती है, तो इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं इन्फ्यूजन। जो ड्रग्स होती हैं वो पहुंचती है डायरेक्टली ब्लड में, क्योंकि हम डायरेक्टली वेन में लगा रहे हैं ना, तो ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर पहुंच गई, इसीलिए जो इफेक्ट मिलता है हमें वो बहुत जल्दी मिलता है, बहुत इमीडिएटली मिलता है। यहाँ पर हम केवल ऑयली एक्वस सॉल्यूशन को ही इंजेक्ट करा सकते हैं, तो हमें जो आईवी होता है वहाँ पर हमें ऑयली बिल्कुल भी, जो ऑयली ड्रग्स होते हैं उनको बिल्कुल भी इंजेक्ट नहीं कराना
लगाना है। जो डोज होता है ड्रग का वो यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में चाहिए। क्यों चाहिए स्मॉलेस्ट फॉर्म में? क्योंकि यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। अभी बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ड्रग अनचेंज्ड फॉर्म में जितना भी पहुंचती है ब्लड के अंदर, अनचेंज्ड फॉर्म में मतलब जितना भी हमने जो भी ड्रग दिया है वो उसकी उसी फॉर्म में जितना भी ब्लड के अंदर पहुंचता है उसको उसकी बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर तो हमने सीधा ब्लड के अंदर इंजेक्ट कराया तो ब्लड में पूरा का पूरा पहुंच गया ना एज इट इज। इसीलिए जो आईवी रूट होता है वहां पर बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। केवल और केवल आईवी में ही होती है, बाकी में भी नहीं होती। ना इंट्राडर्मल में होती है, ना सबकुटेनियस में होती है, ना इंट्रामस्कुलर में होती है। सिर्फ और सिर्फ आईवी में ही होती है 100% बायो अवेलेबिलिटी। यहाँ पर हम लार्ज वॉल्यूम में भी ड्रग को इन्फ्यूज करा सकते हैं। तो जैसे हम ये बॉटल यहाँ पर लटका देते हैं और धीरे धीरे ड्रग जो इंजेक्ट होती रहती है पर्सन के अंदर, तो यहाँ पर हम लार्ज वॉल्यूम ही लेते हैं ना, 100 ml के 200 ml के लगा देते हैं यहाँ पे बॉटल्स। तो हम लार्ज वॉल्यूम में भी इन्फ्यूज करा सकते हैं। ये वाला जो रूट होता है ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। क्यों होता है सबसे ज़्यादा रिस्की? क्योंकि हमने डायरेक्टली ब्लड में लगा दिया ड्रग, अब हम उसको वापस नहीं कर सकते। अगर ये टॉक्सिसिटी पैदा कर रहा है या एलर्जी पैदा कर रहा है तो हम इसको वापस नहीं ला सकते हैं कि ब्लड से चलो निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते ना। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। और जो ड्रग है वो डायरेक्टली पहुंचता है हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा के लिए। तो अगर इनमें जाके कुछ भी ड्रग ने कर रहा है, एलर्जी वेलर्जी कॉज कर रहा है या टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, तो हम उसको वापस नहीं ला सकते। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होते हैं वहां पर हम जो ड्रग है उसको इंजेक्ट कराते हैं स्किन के अंदर और रेज करके एक ब्लैब को, जैसे हम बीसीजी वैक्सीन लगवाते हैं ना वैसे। यहाँ पर जो रूट है वो एम्प्लॉय होता है केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे अगर हमें ट्यूबरकुलिन का भी टेस्ट करना होता है वो भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन ही लगाते हैं, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं इसको। अगर हमें किसी डिसीज़ के लिए ड्रग को इंजेक्ट कराना है तो हम बेसिकली जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है उसको प्रेफर नहीं करते हैं या उसको यूज़ नहीं करते हैं। थैंक यू।